नमस्कार किसान साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी उधर बुआई का काम चल रहा होगा। आज बात करते हैं, कुछ किसान मित्रों का कमेंट आया था और एक किसान मित्र का कॉल आया था कि उन्होंने पूछा है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हमें ऐसी स्थिति में मुझे खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तो मैं अफीम या लहसुन की जगह ढेंचा का बीज नहीं लगा सकता, ढेंचा या सनाई का बीज नहीं लगा सकता। तो ऐसे में मुझे सोयाबीन लगाना चाहिए उस जगह या फिर मक्का लगाना चाहिए, जिससे आने वाली फसल में भी मुझे लाभ मिले। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप मक्का या सोयाबीन में से कौन सी फसल लगाएंगे ताकि आने वाली फसल को लाभ मिले। आप अभी सोयाबीन का बाजार देखकर सोचेंगे तो सोयाबीन का बाजार कम है और मक्के का उत्पादन देखेंगे तो मक्का का फायदा है, लेकिन आने वाली फसल के लिए किसान मित्र को इन दोनों फसलों में से क्या लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ढेंचा और सोयाबीन मक्का या फिर मक्का से ढेंचा ऐसा कंपेयर ना करें। अभी टॉपिक की बात करें तो सोयाबीन और मक्का में से क्या लगाएं ताकि आने वाली फसल को भी लाभ मिले और हमारे जो किसान मित्र की आर्थिक स्थिति है, जो गरीब किसान है, उनकी आर्थिक स्थिति का भी सुचारू रूप से चलन हो सके। आपके उधर बारिश का दौर चल रहा है, लगभग पूरे एरिया में अभी देखे तो बारिश हो रही है और बुआई का सीजन भी चल रहा है। कुछ किसान मित्र के बुआई होगी, कुछ किसान मित्रों के बुआई नहीं हुई। तो ऐसे में किसान मित्र ऐसा ना सोचे कि हम बुआई में पीछे हो गए, क्योंकि बुआई तो पिछले सत्र से देखा जाए तो इस सत्र 10 से 15 दिन पहले है, तो आप 2-4 दिन रुककर भी बुआई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आप ज्यादा गिलाई में बुआई कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीज अंकुरण होने में थोड़ी समस्या हो सकती है। आप थोड़ा दिन रुककर बुआई करिए, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है कि अभी बारिश का ये लास्ट समय है तो इसके बाद भी बारिश है और थोड़े दिनों में बारिश रुक ही जाएगी। तो बात करते हैं, आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए और अनावश्यक समस्या को सामना न करना पड़े। और वीडियो को अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज बात करते हैं कि जो किसान मित्र अफीम की खेती करते हैं, जिनकी स्थिति कमजोर है, तो उन्हें खरीफ में भी फसल लगाकर अपने घर का सुचारू रूप से पालन करना पड़ता है। तो जो किसान मित्र अगर सक्षम हो, इनकी आर्थिक स्थिति सही है और खेती थोड़ी ज्यादा है, तो किसान मित्र अफीम या लहसुन की जगह ढेंचा लगाइए। तो इससे आपको आने वाली फसल में कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा का भरपूर के जमीन में पूर्ति हो जाएगी। तो आपको जो जैविक वर्मी कंपोस्ट है या फिर जो गोबर की खाद है, तो उसकी लागत कम हो सकती है। तो ऐसे में किसान मित्र को जो अभी सोयाबीन या मक्का में से प्रोडक्शन लेना पड़ता है, तो ऐसी प्रोडक्शन वाली फसल लगाने के लिए बात करते हैं कि मक्का या सोयाबीन में से कौन बेहतर है। तो बात करें तो सर्वप्रथम आप अपनी खेत की मिट्टी है या फिर उसकी जांच करवा ले, या फिर पोषक तत्वों की कमी है तो वो पूरी कर ले। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, तो जो हमारी सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन हमारे मिट्टी को क्या क्या देती है और मिट्टी से क्या क्या लेती है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है जिसकी जड़ों में ग्रंथियां होती है। आपने देखी होगी कि आपने सोयाबीन का पौधा उखाड़ कर देखा होगा तो उसमें जो राइजोबियम की गांठें होती है छोटी छोटी, आपने देखी होगी। तो वो क्या काम करती है, कभी आपने सोचा है उसके बारे में? तो राइजोबियम की नामक एक बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय में नाइट्रोजन को स्थिर करके अमोनिया में बदलता है। जो गांठें देखी है आपने, वो नाइट्रोजन को स्थिर करती है, मतलब जो राइजोबियम की गांठें होती है वो नाइट्रोजन को उसमें स्टोर करती है, मतलब वो स्टोर करने की उसकी एक जगह होती है जिससे वो गांठें जैसी दिखने लगती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। सोयाबीन की फसल इस नाइट्रोजन का उपयोग अपने विकास के लिए करती है। सर्वप्रथम तो वो अपने विकास के लिए उपयोग करती है, उसके बाद जब फसल कटाई हो जाती है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन होता है, बचा हुआ रहता है, तो वो मिट्टी को दे देती है। तो जिससे मिट्टी की जो क्षमता है, वो नाइट्रोजन की क्षमता या फिर अन्य पोषक तत्वों की क्षमता है, जो वो मिट्टी से बढ़ जाती है। अगर आप ऊपर से नाइट्रोजन देते हो और मिट्टी में नाइट्रोजन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो जमीन में नाइट्रोजन है वो अधिक काम करती है और अधिक समय तक काम करती है, और आप जो नाइट्रोजन ऊपर से देते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ही काम करती है। इसके अलावा बात करें तो सोयाबीन की जो पत्तियां होती है या फिर जिनकी जड़ें होती है, तो कार्बनिक पदार्थ को भी बढ़ाती है, क्योंकि वो सड़ने के बाद जो सड़ती है
तो पत्तियां जल्दी सड़ जाती है सोयाबीन की, तो वो फिर जो जमीन की उर्वरता शक्ति भी बढ़ाती है और जो मिट्टी में रखकर जो जल धारण की क्षमता को भी ज्यादा करती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ा देती है, और जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य और उर्वरक को भी बेहतर करता है। इसके अलावा बात करें तो फिर मक्का जमीन को क्या देता है या फिर जमीन से लेता है, तो किसान मित्रों मक्का जमीन को देता कुछ नहीं है, जमीन से लेता है। तो आपको मक्का जमीन से क्यों नहीं देता, क्योंकि मक्का जो डंकल होता है वो अपन खेत से निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसके नीचे की जो राड़े होते हैं तो वो भी किसान मित्र निकाल लेते हैं, क्योंकि जो आने वाला सीजन होता है उसमें जलाने के काम आता है या फिर उस हिसाब से और अन्य फसल उगने में या लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो उन फसल को भी जो राड़े होते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। तो मक्का एक भारी फीडर है जो वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, जिसका हमारी भाषाओं में बात करें तो ये मिट्टी से बड़ी मात्रा में पोषक तत्व उठाता है। तो क्योंकि उसका डंकल भी जाड़ा रहता है तो उसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इस पोषक तत्व की उसे भारी मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे हमें आने वाली फसल में उर्वरक और अधिक मात्रा में देने पड़ते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में उर्वरक होते हैं तो वो तो मक्का ग्रहण कर लेती है और आने वाली फसल के लिए कुछ देती कम है। तो मक्का को एक भारी नाइट्रोजन लेने वाली फसल है, और लगातार अगर आप मक्का की खेती एक ही जगह करेंगे तो आपकी कार्बन की मात्रा भी कमी आ जाएगी खेत में। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उठाने वाली किस्म है जो जमीन से उठाती, क्योंकि वो जो उसका जड़ तंत्र या फिर उसके जो तने की बात करें तो वो इतना मोटा होता है कि उसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आप देखते होंगे कि जो मक्का की खेती करते हैं वो नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन की उसे भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। और सोयाबीन नाइट्रोजन की आवश्यकता तो उसे भी होती है, लेकिन वो जो राइजोबियम की गांठें होती है तो उससे वो नाइट्रोजन वापस भी करती है। तो हमें सोयाबीन और मक्का में से अगर कंपेयर करें तो हमें सोयाबीन की अफीम या लहसुन की जगह हमें सोयाबीन की खेती करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली फसल में थोड़ी लागत भी कम हो और जमीन में नाइट्रोजन और उर्वरक की क्षमता भी बनी रहे। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं। ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक अपने फसलों का सुचारू रूप से चलन करते रहें। और अगर आपको सोयाबीन में 72 घंटे वाली दवाई का उपयोग करना है तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। और अगर आप पोस्ट इमर्जिंग दवाइयों को उपयोग करना चाहते हैं जो फसल उगने के बाद, तो उसका वीडियो आपको थोड़े दिनों में ही उपलब्ध हो जाएगा। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।